गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था और अभी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम आपको जो फंक्शनल ग्रुप बताए थे जिसमें आपका हेलोजन्स, जिसको हम हेलो बोलते हैं, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, है ना, ये सब जो आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए थे उसके कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज, जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 75 नंबर पेज पे। जैसे इसमें नाम दिया क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीन और प्रोपाइन। तो सबसे पहले जब हम इसके आईयूपीएसी नाम बनाएं तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस आईयूपीएसी नाम में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा है। तो जैसे कि आपका नाम दिया है क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप है और उसमें 3 कार्बन्स हैं। ब्रोमोप्रोपेन में ब्रोमीन जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ। प्रोपेनॉल एल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन के साथ। प्रोपेनल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन के साथ। प्रोपेनोन कीटोन फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन के साथ। प्रोपेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन के साथ। प्रोपीन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन के साथ। और प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप विथ 3 कार्बन्स। अब सबसे पहले जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएं, तो बच्चों जब हम क्लोरोप्रोपेन बनाएं तो अपन याद रखिएगा सबसे पहले अपन पेरेंट्स को पहचानते हैं। जैसे प्रोपेन, बहुत याद रखिएगा यहाँ पर जहाँ पर आप प्रो ब्यूट वगैरह कहीं पर कुछ भी लिखा है उसको आप देख के पकड़िए पहले। तो जैसे मुझे पकड़ लिया कि प्रोपेन है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर 3 कार्बन बनाऊंगा, है ना, और यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन है। अगर यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेन देता तो 2 नंबर पे जोड़ता, क्योंकि क्लोरोप्रोपेन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। अब आप उसको वैलेंसी को ऐसे चेक कर लेंगे। तो जैसे आप वैलेंसी चेक कर लेंगे, जहां जहां इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी वहां आप क्या कर लेंगे, H लगा देंगे, तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन 1 नंबर पे क्लोराइड और वैलेंसी चेक। उसी टाइप से ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमोप्रोपेन में सबसे पहले आप वही काम करेंगे, यहां पर आप 3 कार्बन करेंगे और 1 नंबर के पोजीशन पे आप वैसे ही ब्रोमीन लगाएंगे जैसे कि आप 1 नंबर पे क्लोरीन लगाते थे। आप वैलेंसी को ऐसे ही चेक कर लेंगे बच्चों। उसके बाद दिया प्रोपेनाल, नाल मतलब एल्कोहल, मतलब 3 कार्बन के साथ यहां पर 1 नंबर पे OH है। आप उसी प्रकार वैलेंसी चेक करेंगे, कार्बन की 4 करने के साथ साथ, और जिस जगह में वैलेंसी को मैंने यहां पर डंडा लगाया है वहां आपको HH करके लगा देना है। अब जैसे दिया है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में भी आप 3 कार्बन तो करेंगे लेकिन एल्डिहाइड के कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन है तो उस कार्बन को भी अपन काउंट करते हैं और वो काउंटिंग नंबर 1 में होती है। तो ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आप वैलेंसी को चेक कर लीजिएगा और जहां जहां मैंने ऐसा बॉन्ड लगाया है, डंडा टाइप का लगाया है, वहां पर H लिख दीजिएगा। तो ये बन गया प्रोपेनल। प्रोपेनोइक एसिड का भी वही कंडीशन है ना। प्रोपेनोइक एसिड में भी आपका 3 कार्बन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप को भी काउंट करना है, आपको कार्बन में ही काउंट करना है, तो वो 1 नंबर का कार्बन होगा। बाकी आप क्या करेंगे, ऐसे वैलेंसी को चेक कर लेंगे और जहां जहां मैंने वैलेंसी को ऐसे बॉन्ड करके लगाया है वहां पर आप H लिख देंगे। अब जैसे आपका प्रोपीन दिया है, अब एक नाम दिया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में भी आप क्या करेंगे, ऐसे करके 3 कार्बन बनाएंगे और सबसे मिडिल में कीटोन जो है वो सबसे मिडिल में रहेगा और दोनों साइड में यहाँ पर एल्किल ग्रुप्स, मतलब 2 बार यहाँ मेथिल है और जहां जहां मैंने यहाँ पर जगह छोड़ा है वहां H लगा दीजिएगा। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। 2 नंबर पे आपको ओन लगाना था। प्रोपेन में कभी 1 नंबर पे नहीं गिरेगा। कीटोन में जब आप प्रोपेनोन बनाएं तो प्रोपेनोन जो स्टार्टिंग होगी वो आपके 3 कार्बन से एटलीस्ट होगी। 3 कार्बन से ज्यादा रहेगा चलेगा, 3 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए। अब प्रोपेन, अब दिया है प्रोपीन और प्रोपाइन। प्रोपीन में आप ऐसा कर दीजिएगा और प्रोपाइन में आप ऐसा कर दीजिएगा, मतलब आप फिर वैसे करके वैलेंसी को ऐसे चेक कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर भी आप 4 वैलेंसी कर लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, यहाँ 4 कर लीजिए। तो इस प्रकार हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब बच्चों ये तो हुआ फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी,
है ना। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। जैसे साइक्लोपेंटेन का बनाना है स्ट्रक्चर, उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो साइक्लोपेंटेन का भी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बहुत सरल है ना। साइक्लोपेंटेन की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा साइक्लोपेंटेन का बनाना है, तो साइक्लोपेंटेन का दिमाग में इमेजिनेशन ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पर आप लिखिएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2। अब इसको खोल लीजिएगा, कैसे खोलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है ना। तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 और ऐसे करके 5 कर लीजिएगा, और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो चलिए इस कार्बन के साथ ऐसे जोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ भी आप ऐसे 2 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ भी आप 2 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। तो टोटल हमारे जो हाइड्रोजन होने चाहिए वो टोटल हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जुड़ा वहाँ पर ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ पर कार्बन कर दीजिए बीच बीच में जहाँ जहाँ आपको सेंट्रल आइटम रहेगा, है ना। और बाकी एक क्रॉस एक डॉट एक डॉट एक क्रॉस ऐसे करके आप कर लीजिए ताकि आप ही को आसानी पड़ेगी। ये जो डॉट और जो ये मैंने क्रॉस किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है। तो इतना करने के बाद जहाँ जहाँ जगह खाली मिल रहा है वहाँ पर आप ऐसे करके 8 होना चाहिए, कैसे भी करके आपके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखने चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा डायग्राम बन गया, और इसमें आपका कार्बन का 8 पूरा हो गया और हाइड्रोजन का आपका 2 पूरा हो गया। तो इस प्रकार हम इसका डायग्राम बना लेंगे। अब आता है कार्बन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बच्चों कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले आता है इसका दहन, मतलब कंबंशन, डलना, है ना। तो पहला हो जाएगा जलना, कंबंशन हो जाएगा, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण। यही सब प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछेगी कार्बन और इस कंपाउंड में। पहला कंबंशन, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन, तीसरा आपका आता है योगात्मक अभिक्रिया, या इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोलते जा रहा हूं, योगात्मक अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे अपन एडिशन रिएक्शन। साइड में आप नोट भी करते जाइए कि एडिशन रिएक्शन मतलब योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट चौथा नंबर का आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, ठीक है, कि कार्बन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन क्या क्या काम कर सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि कार्बन का जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन दहन की क्रिया करेंगे तो इससे प्रश्न आएंगे कि कार्बन के दहन से क्या होता है। तो आपको पता है कि जब भी कार्बन का जब आपका दहन होगा तो या तो आपका काला धुआं निकलता है या तो सफ़ेद धुआं निकलता है, या फिर दोनों का जो है मिक्सचर निकलता है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG गैस, है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम CNG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सब जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होंगे और कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपके अनसैचुरेटेड भी होंगे। जैसे आप इसको दहन करेंगे, कंबंधन करेंगे, तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन के दहन की बात करता हूं, जलने की बात करता हूं, तो कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों फॉर्म हो सकता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर कार्बन का कंपाउंड, मतलब जिसको हम मेथेन बोलते हैं, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑब्वियसली बात यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, वाटर। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मीथेन जो गैस है और कार्बन का एक कंपाउंड है, अगर वो मीथेन का गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी टाइप से हाइड्रोजन अगर करेगा तो बनेगा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। जब आप इसको संतुलित करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2H2।
तो ऑप्शन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो ये आपका कार्बन का कम्बंसन दहन की अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एथेनॉल है, एथेनॉल अगर हम बात करें कंसिडर करें तो एथेनॉल, अगर हम एथेनॉल को कम्बंसन करते हैं तो एथेनॉल के जो कम्बंसन से उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा और बहुत सारी हीट भी निकलेगी। बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो देखिए आपके पास यहाँ पर कार्बन है 2 बार, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो आप यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 और 6, तो यहाँ पर आप 3H2O कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 3 7, तो 7 को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 3 कर देंगे तो 3 2 6 और 1 7। तो ये आपको बैलेंस करना खुद आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ कार्बन के कम्बंसन की अभिक्रियाएं। अब कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं है जितना ज़्यादा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा वायुमंडल में और भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सब क्या हैं, एक टाइप के एयर के पॉल्यूटेंट हैं। कोयला पेट्रोलियम की बात करें तो उसमें भी कार्बन रहती है। तो कार्बन में कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ये आप 6th क्लास से पढ़ चुके हो कि बहुत लंबे समय तक जो जीवाश्म होते हैं, है ना, जब वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो वे लॉन्ग टाइम तक जब इनका संपीड़न होता है उच्च दाब पर, उच्च ताप पर, तो ये जो है बाद में बनते हैं किसमें, कोयला और पेट्रोलियम में बाद में रूपांतरित हो जाते हैं। तो हमारा उससे तो क्वेश्चन आएगा तो आप बना ही लेंगे। हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। ये हमारा क्या बताया था मैंने, दहन बताया था, कम्बंसन बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कार्बन का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। देखिए कार्बन के कंपाउंड का जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि कार्बन के कंपाउंड का जब भी ऑक्सीजन करेंगे, जैसे मान ले एथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। अगर मैं कार्बन का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं और यहां से वाटर किसकी प्रेजेंस में होगा, ये भी आप पूछता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीकारक हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो जैसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो यहां से वाटर निकलेगा, तो क्या फॉर्म होगा RCHO, और यही RCHO फिर जब ऑक्सीडाइज होगा इनकी प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन कम होगा। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक है योगात्मक अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला वाला जो है एडिशन और सेकंड वाला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों पता कैसे चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया एडिशन में आएंगे और कौन सी अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन में आएगी, मतलब कौन सी ऐसी अभिक्रिया होगी जो कि योगात्मक होगी, योगात्मक का मतलब होता है संकलन अभिक्रिया, और कौन सी अभिक्रिया होगी जो विस्थापन अभिक्रिया या इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और योगात्मक को एडिशन। योगात्मक का हिंदी में दूसरा नाम संकलन अभिक्रिया भी है। कैसे होता है ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब हम बात करें योगात्मक अभिक्रिया तो योगात्मक अभिक्रिया हमेशा किसमें होता है, याद रखिएगा एल्कीन और एल्काइन में, याद रखिएगा एकदम, एल्कीन और एल्काइन में, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और जो दूसरा दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, वो किसमें होता है, वो एल्केन में होता है। ये मत भूलिएगा, एकदम ब्रह्मास्त्र रहिए, है ना, ये दोनों आप याद रखिए। एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो उसमें होगा एडिशन और एल्केन में। अब कैसे होगा, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डबल बॉन्ड लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डालता हूं
निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में या प्लैटिनम की उपस्थिति में, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा, तो CH3 CH3। इसी टाइप से इसमें भी करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, तो सिंगल निकिल के साथ करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डालेंगे प्लेटिनम और निकिल के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड किस में टूटेगा बाबू, डबल बॉन्ड में, समझ याद रखिएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में, है ना, दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, फिर आप निकिल वैसे ही मिलाओगे हाइड्रोजन के साथ, तो जैसे आप डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन डालेगा तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये था तुम्हारा एल्काइन, है ना। एल्काइन से क्या बन गया हमारा एल्कीन, और एल्कीन से हमारा बन गया एल्केन। तो बच्चों कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के लिए हम योगात्मक अभिक्रिया लगाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन में इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑफ फैटी ऑयल्स, ठीक है। तो ये बहुत याद रखिएगा, बहुत अच्छा पूछता है, निकिल का उपयोग कब किया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन क्या होता है, एडिशन का मैंने बता दिया। अब प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड है, जैसे CH4 है, और आप इसमें क्लोरीन डाल रहे हो, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में काम होगा, तो प्रतिस्थापन का मतलब होगा ऐसा, एक Cl अंदर आया, एक H बाहर निकला। अब बार बार वही करते जाइए, हो क्या रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है, Cl घुस रहा है, H बाहर निकल रहा है, फिर वही Cl2 जाड़िएगा, Cl घुस रहा है, फिर वही क्या होगा, आपका एक समय था कि आपके हाइड्रोजन यहाँ 4 हुआ करते थे, और एक समय ऐसा आया है कि आपके हाइड्रोजन एक भी नहीं है। पहले 3 हाइड्रोजन हुए, देखिए पहले 3 हाइड्रोजन हुआ, फिर 2 हाइड्रोजन हुआ, फिर 1 हाइड्रोजन हुआ, और लास्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, इसका प्रतिस्थापन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम को क्या करेगा, उस जगह से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और खुद जाके जुड़ जाएगा, तो वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को अपन क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स भी बोलते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न आता है बच्चों वो आएगा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगला टॉपिक हमारे पास एथेनॉल और एथेनोइक के बाद सिर्फ लास्ट टॉपिक बचेगा, क्या, साबुन और डिटर्जेंट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड।